नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 2025 24 मार्च को जो भी अभ्यर्थी 12 क्लास का 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर देने वाला है ना, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभ्यर्थियों कहे तो मैराथन होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अभ्यर्थियों हम लेसन वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अभ्यर्थियों। 3 लेसनों पर बात करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम 2 लेसनों पर बात करने वाले हैं। एक नंबर बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी 3 नंबरों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ना अभ्यर्थियों, 10 नंबर के आने वाले हैं, 12 नंबर का आने वाला है, सभी के सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरी क्लास 10 से 12 मिनट की अभ्यर्थियों, 10 से 12 नंबर आने वाली है आपके। ठीक है, कोई झूठ नहीं है अभ्यर्थियों, पूरा वॉच करना है, एक लेसन देखना है आपको। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को पूरा वॉच करना है, नहीं तो निकल जाना है। ठीक है, आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है अभ्यर्थियों, लेसन नंबर 3 है आपका, कविता के पंख। क्या पूछा है अभ्यर्थियों? कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है। कौन उड़ता है अभ्यर्थियों? कवि उड़ता है। ठीक है, वह इसके द्वारा मानव मन व समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। पूरा रट जाना अभ्यर्थियों, एक या दो नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कविता को किसकी संज्ञा दी गई है और क्यों? पूछिए अभ्यर्थियों, जो आपका लेसन नंबर 3 है ना, कविता को किसकी संज्ञा दी गई है और क्यों दी गई है? तो कविता को कवि ने खेल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है अभ्यर्थियों? खेल की संज्ञा दी है। ठीक है, और जिस प्रकार खेल मनोरंजक एवं संतुष्टि प्रदान करता है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है, वह रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। ठीक है अभ्यर्थियों, किसकी संज्ञा दी गई है? खेल की संज्ञा दी गई है। और क्यों दी गई है? क्योंकि खेल भी मनुष्य को संतुष्ट करता है। ठीक है, और मनोरंजन के लिए होता है। इसी प्रकार कविता भी जो शब्दों के माध्यम से लोगों को मन में छा जाती है, रचनाकार को संतुष्ट करती है। ठीक है अभ्यर्थियों, और लोगों को मनोरंजन भी करती है, उनको ज्ञान भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कविता के बहाने कविता में कवि की आशंका क्या है? क्या पूछा है? कविता के बहाने कविता में कवि की आशंका क्या है? राइट आंसर होने वाला है, कवि को कविता के अस्तित्व के कायम रहने पर संदेह है। उसे आशंका है कि प्रकृति की अंधी दौड़ ने मानव की कोमल भावनाओं को समाप्त कर उसे यंत्रवत बना दिया है। उसके लिए भावनाओं को समझना हुए व्यक्त करना बेईमानी हो गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या हो गया है? बेईमानी हो गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करने वाला है अभ्यर्थी, स्क्रीनशॉट खींच लेना है, पूरा वाच करना है। कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है? जल्दी से बताना अभ्यर्थी, जो कविता है, कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है? तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है, जिस तरह चिड़िया की उड़ान कोई सीमा नहीं होती, वह कब किस दिशा में उड़ेगी, उड़ती हुई वह कहाँ जाएगी, उसके बारे में बताना कठिन है। वैसे ही कविता की कल्पनाएं बंधहीन है तथा उनका विस्तार असीम है। अभ्यर्थी, ये आपकी चिड़िया है और ये है हमारी क्या कविता होने वाली। ठीक है, चिड़िया उड़ती है अभ्यर्थियों, किसको पता है ये किस दिशा में उड़ेगी? पश्चिम में जाएगी, पूर्व में जाएगी या दक्षिण में जाएगी? ठीक है अभ्यर्थियों, किधर भी जा सकती है। और ये किसको पता है कि ये 100 मीटर ऊंची जाएगी या 200 मीटर ऊंची जाएगी? जो अभ्यर्थी चिड़िया उड़ती है उसकी सीमा का कोई निरोध नहीं होता है, कोई अंदाज नहीं लगा सकता कितनी उड़ सकती है। उसी प्रकार जो कविता होती है अभ्यर्थी, ठीक है, क्या होती है? कविता होती है आपकी। कविता का भी कोई अभ्यर्थियों निश्चित वो नहीं होता कि यह यहाँ तक विस्तार जाएगी। कविता की उड़ान बहुत लंबी होती है अभ्यर्थियों, चिड़िया से बहुत लंबी होती है। ये अनंत काल तक चलती रहती है। कब तक चलती रहती है अभ्यर्थियों? अनंत काल तक। इसका कोई ज्ञान का भंडार नहीं होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा भंडार जो होता है पूरा सीमित नहीं होता है। इससे कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसकी कोई सीमित नहीं होता है कि व्यक्ति इसको एक बार पढ़ सकता है, इसको अनेक बार भी पढ़ सकता है और अपना ज्ञान हासिल कर सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, समझो तो पेपर में छप गया है। ठीक है, बोर्ड पेपर में छप गया है 24 मार्च को अभ्यर्थियों। आप पेपर खोलोगे ना तो आपको छपा मिलेगा। ठीक है, उस उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो अभ्यर्थियों, कवि कुंवर नारायण ने अपनी कविता के बहाने पाठ में कविता के उड़ने और खिलने को चिड़िया और फूल के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है अभ्यर्थियों, किसके माध्यम से स्पष्ट की है? जो कविता है इसको चिड़िया और फूल के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। वह कहते हैं कि चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर बहुत ही ऊंची उड़ान भरती है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होती है? जो चिड़िया होती है ना अभ्यर्थियों, वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहाँ कैसे जाती है अभ्यर्थियों? उड़कर जाती है। ठीक है, परंतु कविता है ये अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर बहुत ही ऊंची उड़ान भरती है। इसकी उड़ान की कोई सीमित नहीं होती है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो चिड़िया है वो सीमित होती है, लेकिन इसकी उड़ान सीमित नहीं होती है, ये अनंत काल तक चलती रहती है। उसी प्रकार तात्पर्य यह है कि कविता की उड़ान असीमित है जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। ठीक है अभ्यर्थियों, समझ गए?
उसी तरह फूल भी खिलते हैं और कविताएं भी खिलती है। फूल के खिलने की एक सीमा होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? फूल खिलने की एक सीमा होती है, 1 महीने खिलेगा, 2 महीने खिलेगा, लेकिन कविता बिना मुरझाए सदैव खिलती रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये मुरझाती नहीं है, सीमित अनंत काल तक खिलती ही रहती है विद्यार्थियों। इससे कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कभी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है, कविता हर तरह की होती है, लेकिन ये मुरझाती नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ गए होंगे उड़ने से क्या मतलब है? उड़ने का चिड़िया और जो कविता है इसके माध्यम से किया गया है, और खिलने का विद्यार्थियों फूल और कविता के मध्य में। ठीक है, फूल होते हैं, इनकी सुगंध अभ्यर्थियों जो महक होती है, सुगंध होती है, वो अनंत काल तक नहीं होती है, वो सीमित होती है सिर्फ अभ्यर्थियों। ठीक है, वो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता नहीं मुरझाती है। इसी प्रकार चिड़िया की उड़ने की क्षमता अभ्यर्थियों सीमित होती है, लेकिन कविता की नहीं होती है। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा है कि अभ्यर्थियों 3 से 4 नंबर में आपको पक्का मिल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों? कविता और बच्चों को समानांतर रखने के कारण क्या होता है? क्या पूछे अभ्यर्थियों? जो कविता है और बच्चे हैं इनके बीच समांतर रखने के कारण क्या हो सकते हैं? अथवा में पूछा है आपसे, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अभ्यर्थियों काफी सरल भाषा में समझाने वाला हूँ, तो उत्तर होने वाला है आपका जो कवि कुंवर नारायण है। इन्होंने अपनी कविता के बहाने पाठ में कविता और बच्चों के बीच समानांतर रखा है, क्योंकि बच्चों को खेल में नयापन होता है, रचनात्मकता होती है और क्रियाशील होते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, बच्चों का मन पवित्र होता है, निश्चल और भेदभाव रहित होते हैं। बच्चों के मन में सबके लिए समान भाव होते हैं। बच्चे किसी भी प्रकार की सीमाओं के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। उसी प्रकार कविता है, कविता भी शब्दों का एक खेल है जिसमें सृजनशीलता और नयापन के भाव छिपे होते हैं। कविताएं भी बच्चों की तरह सीमा रहित और भेदभाव रहित होकर लोकहित का भावना से आत्मप्रोत होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कविता को बच्चों के समान बताया गया है। अभ्यर्थियों इसमें बताए गए जो बच्चे हैं वो खेल में अपने पराये का भी भेदभाव भूल जाते हैं। ठीक है, दुश्मनों के घर भी खेल चले जाते हैं। वो उनके जो मन होता है अभ्यर्थियों निश्चल होता है, पवित्र होता है। ठीक है, वो भेदभाव नहीं करते हैं, जो दूसरे के घर जाकर भी खेलते हैं, दुश्मनों के घर जाकर भी खेल लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो कविता है ये भी भेदभाव रहित होती है, सभी को समान देख कर रहती है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा देखना है आपको। और जो कविता है ये भी आत्मप्रोत होती है, यही कारण है कि कविता बच्चों के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों? कर्षिता क्या पूछा है? कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताइए। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो कविता है, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद बताना है आपको। उत्तर होने वाला है कविता कुंवर नारायण ने अपनी रचना कविता के बहाने पाठ के माध्यम से आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय प्रकट कर रहे हैं। इस पाठ में कविता को यांत्रिकता से मुक्त करने और इसकी अपार संभावना बताने का प्रयास किया है। वह कहते हैं कि कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है और प्रकृति है दूसरी और भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा फूल के खिलने के साथ उसका अंत निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन स्वयं ही टूट जाएंगे। ठीक है, वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बात पेचीदा कब हो जाती है और इससे बचने का क्या उपाय होता है? अभ्यर्थियों काफी मोस्ट क्वेश्चन है, बात पेचीदा कब हो जाती है और इससे बचने का क्या उपाय है। नो समझो अभ्यर्थियों, 24 मार्च को जो आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है उसमें यह क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, बात पेचीदा जब हो जाती है जब कहने वाला अपना ध्यान मूल बात पर केंद्रित न करके उसे आडंबरी द्वारा ढकना चाहता है। ठीक है, बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में वह उसकी बात और अधिक जटिल हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें बात सीधी तथा सरल और सहज रूप से कहनी चाहिए। ठीक है अभ्यर्थियों, अपनी ग्रामीण भाषा में कहनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? बात सीधी होने पर भी भाषा के चक्कर में कैसे फंस गई? अभ्यर्थी वही क्वेश्चन आ गया है, बात सीधी होने पर भी उसे सहज रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किंतु कभी बात को पाने के चक्कर में भाषा को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पुल्टा, पर इससे बात स्पष्ट होने के बजाय और अधिक पेचीदा जटिल दुरूद हो गई है। भाषा को जंजाल खड़ा हो गया है तथा अर्थ पीछे छूट गया है। ठीक है अभ्यर्थी, जब भी हमें भाषा बोलनी चाहिए तो सीधी बोलनी चाहिए, सरल बोलनी चाहिए, सहज बोलनी चाहिए, जिसे दूसरा आदमी ऐसे इस तरीके से समझ सके। ठीक है
है अभ्यर्थियों, उसके कोई संघर्ष न करना पड़े बात को समझने के लिए, बात को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा अभ्यर्थियों, पास्ट लेसन आपका 4 आ चुका है। क्या चुका अभ्यर्थियों, लेसन नंबर आपका 4 आ चुका है। ठीक है अभ्यर्थियों, लेसन नंबर 3 आपका समाप्त होता हुआ। पहले प्रश्न पूछ लगा है, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत देने में बताने का उद्देश्य क्या है। क्या पूछे अभ्यर्थियों, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है। संचालक संकेत द्वारा अपाहिज को बताते हैं कि वह अपना दर्द इस तरह बताए जैसा वह चाहते हैं। यहाँ पीड़ित व्यक्ति को और पीड़ा व्यक्त करने का कोई तरीका और बता रहा है। संचालकों का उद्देश्य किसी भी तरह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, ना कि ये जो पीड़ित व्यक्ति है इसके व्यवहार को दिखाना, इसके दर्द को दिखाना जनता को। इनका मकसद ये नहीं है, सिर्फ इनको मीडिया को रोचक बनाना है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और उनसे पैसे कमाना है। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन होने वाला है, दूरदर्शन वाले किस अवसर की तलाश में रहते हैं। तो अभ्यर्थियों, दूरदर्शन वाले इस मौके की तलाश में रहते हैं कि उनके सवालों के सामने बैठा अपाहिज रो पड़े, ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बन सके, ताकि उनके जो दर्शक है वो भी भावशील बन सके। ठीक है अभ्यर्थियों, वो भी रोने के साथ साथ कार्यक्रम रोचक बने, ताकि उनकी अंधाधुंध कमाई हो सके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दूरदर्शन वाले कमरे के सामने, क्या पूछा है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं। दूरदर्शन वालों को पता है कि कमजोर अशक्त लोगों के प्रति समाज में करुणा व दया का भाव है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं और दूरदर्शन वाले उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हुए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बन सके, प्रभावशाली बन सके और भी जो मीडिया वाले हैं इनमें उनका ऊंचा नाम आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है। प्रश्नकर्ता अब चाहता है कि वह अपने अपाहिजपन का एहसास होने पर रो दे, ताकि उसे रोता देख लोगों की करुणा जागृत हो जाए। ऐसा पर कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के शीर्ष की सार्थकता बताइए। अभ्यर्थियों काफी मोस्ट क्वेश्चन है, कविता में बंद अपाहिज कविता, क्या पूछा अभ्यर्थियों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के शीर्षक की सार्थकता बताइए। ठीक है, यह शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त और सार्थक है। शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज अर्थात कैमरे के सामने लाचार और बेबस अपाहिज की मानसिकता का सफल प्रतिनिधित्व करता है। यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों द्वारा चालकों की मानसिकता पर व्यंग्य करता है, जो अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता आज के व्यावसायिकता के कारण होने वाली संवेदना को प्रकट करता है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको स्पष्ट करना है अभ्यर्थियों, क्या स्पष्ट करना है कि कैमरे में जो अपाहिज कविता है इसमें आज के व्यावसायिकता कारण होने वाली संवेदना को प्रकट करती है। अभ्यर्थियों, इसमें बताया गया है कि आजकल जो पीड़ित व्यक्ति है, जो व्यक्ति विकलांग है, ठीक है अभ्यर्थियों, शारीरिक अपंग है, तो उनके कारण जो संवेदनशीलता को ये मीडिया वाले प्रकट करते हैं, इसको स्पष्ट किया गया है। क्यों स्पष्ट करते हैं, ताकि कार्यक्रम को रोचक बना सके, ना कि उनका दर्द को दिखाना होता है। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के करुणा जैसे विषय लेकर एक व्यंग्य पर रचना है कि जिसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता को उजागर किया गया है। मीडिया कर्मी अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए जानबूझकर लोगों के जख्मों को कुरोदते हैं। ठीक अभ्यर्थियों, वे अपाहिज की मजबूरी को, उसकी दीनता को और दुख को जानबूझकर प्रकट करना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें देखने के लिए चैनल से चिपके रहे। वास्तव में वे किसी अपाहिज के दर्द के प्रकटीकरण से अपना धंधा चलाना चाहते हैं, और यही कार्य उनकी हृदयहीनता, संवेदन शून्यता को दर्शाता है, जिसमें हम करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता कह सकते हैं। ठीक अभ्यर्थियों, वे सिर्फ जो अपाहिज होता है उसके भावहीन दिखाते हैं अभ्यर्थियों, वो सिर्फ उनकी चालाकी होती है, उनका अंदर का भाव तो सिर्फ पैसा कमाना होता है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना होता है। ठीक है, इसी कारण कहा गया है कि हम एक करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता कह सकते हैं। मीडिया कर्मी वाले अभ्यर्थी दुष्ट होते हैं, जो कि अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, इनके अभ्यर्थियों इनको छेड़ते हैं, उनके बारे में जो अपाहिज पंग से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों हो गए, आपका अपाहिजपन कैसे हुआ, आपको कितना दर्द होता है, ठीक है, आपको कैसा लगता है, तो उसको रुला देते हैं, ताकि उनका कार्यक्रम रोचक बन सके। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में देखा है। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कार की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा मिलता है उसकी कीमत अपंग व्यक्ति से ही ज़्यादा है। वास्तव में यह पैसा कमाने के लिए ही अपंगता दिखा रहा है। कभी के व्यंग्य कि आज के इस व्यावसायिक दौर में दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब निरर्थक हो गए। सार्थकता तो सिर्फ और सिर्फ धन कमाने
धन कमाने में हो गई है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? अगला क्वेश्चन होने वाला अभ्यर्थियों, अपाहिज से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न संवेदना शून्य है कैसे? बताना है अभ्यर्थियों, जो अपाहिज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वह अधिकतर संवेदनशीलता है और क्यों है? अपाहिज से पूछे जाने वाले प्रश्न बिल्कुल निम्न स्तर के हैं जिन्हें हम संवेदना शून्य कह सकते हैं, जैसे क्या आप अपाहिज है तो आप क्यों अपाहिज है? ठीक है अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बनता। सबके सामने स्वयं को अपाहिज स्वीकार करना अपमान के सिवाय और क्या है? किसी से पूछना कि वह अपाहिज क्यों है एक क्रूर मजाक है। इसी प्रकार आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, जानबूझकर चले पर नमक छिड़कना जैसा है। ठीक है अभ्यर्थियों, फिर यह पूछना कि अपाहिज होकर उसे कैसा लगता है, उसके मौन रहने पर उसकी नकल करना, भद्दे इशारे करना, वास्तव में ऐसे प्रश्न अपाहिज से पूछे ही नहीं जाने चाहिए। इस तरह के प्रश्न संवेदन शून्य व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अभ्यर्थियों, संवेदन शून्य का मतलब क्या होता है? ठीक है अभ्यर्थियों, जिनके अंदर कोई निर्भरता नहीं होती है अभ्यर्थियों, कोई करुणा नहीं होती है। ठीक है अभ्यर्थियों, जिनके अंदर कोई भावना नहीं होती है, जो अपाहिज व्यक्ति है उनके बीच में कोई दर्द नहीं होता है उनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अभ्यर्थियों? पास्ट का अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने किया व्यंग्य क्या है? राइट आंसर की बात करें तो हम समर्थ शक्तिवान मीडिया वाले पर व्यंग्य क्या है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। मीडिया वाले स्वयं को दूसरे का भाग्य विधाता भी मानते हैं, जिसे चाहे दूरदर्शन पर लाकर ऊंचा उठा दे, ठीक है, नीचा गिरा दे, वास्तव में समर्थ है। इसी प्रकार हम एक दुर्बल को लाएंगे मेद्य लाचारी और प्रदर्शन का भाव है, जिससे यह ध्वनिता होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को लाकर सबके सामने उसका तमाशा बनाने के लिए स्वतंत्र थे। वह उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए भी तैयार है। मानो शक्तिशाली लोगों के बीच एक अपाहिज का खड़ा होना कोई तमाशा हो जाता है, उसका अपनी भावनाओं के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो क्लास आज की समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं एक और नई क्लास में।